हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 11 का मैथमेटिकल फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन का कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने देखा नहीं है तो हमारे चैनल के अंदर जाएं, वीडियोज़ की लिस्ट में मैथमेटिकल फिजिक्स के डिफरेंशिएशन का पूरे पार्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। सपोज कर लो कि कोई भी कंटेनर है, अगर हम इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारा कोई कंटेनर है और इस कंटेनर का हम कंप्लीट वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं और हमारे पास टोटल वॉल्यूम नहीं है, तो हम क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम लेते हैं, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम समझ लो कि जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो के बराबर है। बहुत छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं dv, और जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सिस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ है, इस लेंथ को आप फाइंड करना चाहते हैं तो एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे, एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे dl, और इस dl को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे सिस्टम का या पूरे इस वायर का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, आप जैसे जो भी चीज़ें डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप लोग डिफरेंशियल वैल्यू को फाइंड कर रहे थे और यहाँ पर डिफरेंशियल वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे और कह सकते हो कि उससे कंप्लीट सिस्टम के वॉल्यूम को या फिर कह सकते हो डिस्टेंस को या एरिया को, इन सब चीज़ों को हम फाइंड करते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, पहला होता है डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रेशन कह सकते हो, इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो गाइस, देखते हैं कि पहले देखते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है, यहाँ पर दिया है x⁴n इंटू डी एक्स है और हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये जो सांप दिखाई दे रहा है आपको, ये सांप क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है ना, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और ये dx बता रहा है कि पूरा फंक्शन x का है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी टर्म को, तो जिसका फंक्शन होगा, अगर यहाँ पे dx है तो ये x का फंक्शन होना चाहिए, अगर यहाँ पे dy है तो ये y का फंक्शन होना चाहिए, अगर यहाँ पे dz है तो ये पूरा z का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये फंक्शन दिया है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसके इंटीग्रेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x⁴n+1 अपॉन n+1। ये तो हमारा पूरा टर्म निकल गया। इंटीग्रेटेड टर्म जो है हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और जो बचा यहाँ पे c आपको जो दिखाई दे रहा है, c क्या है, ये c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हो सकता है कि कोई टर्म रहा होगा, कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर इसकी वैल्यू यहाँ 0 आ गई होगी, जिसको लिखा नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस c लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनिट है, यानी कि इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बस +c लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था d/dx, x⁴n इज था, ये पावर सामने आता था, यानी कि n x⁴n-1, ये हमारा वैल्यू था डिफरेंशिएट करते वक्त, ये फार्मूला था। इस फार्मूले के जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे फार्मूला दिख रहा होगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है इसको इंटू dx को। देखो यहाँ पर dx होना जरूरी है, तभी जाकर आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए ये जो सिंबल है, सिंबल और ये dx, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम जानते हैं x पे पावर हो जाएगा n+1 हो जाएगा। पहले पावर में 1 ऐड करेंगे, इसमें पावर में 1 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे पावर को लाके मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इस कंडीशन में जो पावर में हमने जो 1 ऐड कर रखा है उस पावर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n+1 मिल जाएगा +c, और +c लिख देते हैं बाद में। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल में होता है। अगर यही डेफिनिट इंटीग्रल होता तो यहाँ पे वैल्यू दिया होता है, यहाँ पे लिमिट होता कि लोअर लिमिट का कुछ वैल्यू होता, कुछ अपर लिमिट का वैल्यू होता, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है वो लिमिट यहाँ पे दिया होता। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 5x² + 9x + 6 इंटू dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, सिंपली पहले क्या करते हैं, dx का सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि 5x² इंटू dx + 9x इंटू dx, इसको भी इंटीग्रल सभी के साथ इंटीग्रल लिख लेंगे सेपरेटेड फॉर्म में, प्लस इंटीग्रल ऑफ 6 इंटू dx, और सभी को इंटीग्रेट करते हैं
तो जनरली होगा क्या कि जो पावर है पावर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और जब 3 हो गया तो इसी से हमें डिवाइड भी करना है, यानी कि 5x⁻3/3 प्लस यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा 9x² 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में 1 ऐड होगा, पहले पावर 1 है 1 जोड़ दिया हमने तो पावर 2 हो गया 2 प्लस 6x। और हमने बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो एट लास्ट हम प्लस c लिख देते हैं, ताकि ये श्योर हो सकता है कि कोई टर्म रहा हो जिसे डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू 0 आ गई हो, उस कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं c से। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो लिखा है इंटीग्रल ऑफ 6x⁻³ माइनस 9x² प्लस 8 इंटू dx। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर जो इंटीग्रल ऑफ dx होता है, dx का इंटीग्रल हमेशा x आएगा। ठीक है, dx का इंटीग्रल हमेशा क्या आएगा x आएगा। इंटीग्रेट देखो कर रहे हैं जब इसे तो मिल जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ 6x³ इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 9x² इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 8 इंटू dx। और यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा 6, यहाँ पे देखो पावर कितना है 3 है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया अपॉन 4, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, 9x⁻³ है अपॉन 3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 8x, हमने बताया प्लस c जोड़ देते हैं, प्लस c जोड़ दिया यहाँ पे 3 से कट जाएगा 3 3 9, अगर कटे तो काट देते हैं, नहीं कटता तो छोड़ देंगे ऐसे ही। 2 से भी कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपको मिल जाएगा 3/2 x⁻4 माइनस 3x³ प्लस 8x प्लस c। ये आपको मिल गया इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक है, और भी कुछ बताते हैं इधर, और भी कुछ फार्मूले को डिस्कस कराते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर लिखा है sin x, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को मान लो आपको इंटीग्रेट करना है। इन दैट केस क्या करेंगे, sin x दिया होगा तो sin x इंटू dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो cos x होगा, माइनस cos x होगा, सॉरी माइनस cos x होगा। और यदि हम cos x की बात करें, जो cos x होगा, cos x का इंटीग्रल जो होता है वो होता है sin x। ठीक है, बट इस टर्म को या इस फार्मूले को हम तभी यूज करेंगे जब यहाँ पे x लिखा हो। यदि x के अलावा कोई और वैल्यू हो तो, जैसे यहाँ पे x ना लिख करके 2x दिया हो, 3x दिया हो, 5x दिया हो या 2x² प्लस 6 दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल ऑफ sin 5x² प्लस 9 इंटू dx। ठीक है, इससे हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, और हमने पूरे टर्म को ऐसे उतार दिया, इधर प्लस 9 है तो 9 हो गया, पूरे टर्म को हमने ऐसे उतार दिया। नीचे क्या करेंगे डिफरेंशियल ऑफ 5x² प्लस 9, यानी कि जो भी अंदर वाले जो फंक्शन होंगे, अंदर वाले फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करके और इस पूरे वैल्यू में डिवाइड करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर x के अलावा कुछ और होगा तो, जैसे हम देख रहे हैं 5x² है या 9 है, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल x नहीं है, x पे कुछ पावर आ गया है, इसके साथ कुछ और भी एडिशनल टर्म्स हैं, तो उस कंडीशन में हमें पहले इन टर्म को डिफ्रेंशिएट करके और इस पूरी होल वैल्यू में डिवाइड करना पड़ेगा। इन्हें मिल जाएगा माइनस कॉस 5x² प्लस 9, ये ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी ना छूटे, ध्यान रखना, होल डिवाइडेड बाई, इसको इंटीग्रेट करें तो मिल जाएगा 10x मिल जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 10x मिल जाएगा, और 9 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि 9 एक कांस्टेंट टर्म है। तो देख सकते हो कि इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट करने पे हमें मिल गया माइनस कॉस 5x² प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 10x। ठीक है, तो तब तक इसे नोट करो, फिर इसे इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 3x² माइनस 4 इंटू dx है। ठीक है, और इसे हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, सिंपली हम जानते हैं cos का होता है साइन, तो हमने लिखा साइन, यहाँ पर जो टर्म है इसको ऐसे ही रहने दिया, 3x² माइनस 4 इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई
डी अपॉन डी एक्स 3x² माइनस 4, और फिर हम देखेंगे कि मिल जाएगा साइन 3x² माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 सामने आ गया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, 2 3 6 x और माइनस 4 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इन टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि कोई वैल्यू निश्चित हो तो उस वैल्यू को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। देखो सपोज कर लो कि यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, इसके लिए मैं पहले आपको एक फार्मूला बता दूँ। यहाँ पे लिखा हो x⁴n इंटू डी एक्स है, x1 से लेके x2 तक। तो समझना पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे x⁴n+1 अपॉन n+1 लिख दिया। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेंगे और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे x1 से लेके x2 तक। ठीक है, और फिर क्या करना है तुम्हें, x⁴n+1 यहाँ पे एक बार फाइनल वैल्यू रखोगे, माइनस फिर x⁴n+1 यहाँ पर इनिशियल वैल्यू रखोगे अपॉन n+1। ये हमारा फार्मूला बनता है एक डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो जब भी हम किसी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² + 9x - 8 इंटू डी एक्स है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है और हमें लिमिट इसका रखना 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक हमें लिमिट रखना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली देखो क्या मिल जाएगा, पहले तो हम जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको, यानी सारे टर्म को अलग अलग सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब 5x² इंटू डी एक्स, इंटीग्रल कहाँ से 1 से लेकर 2 तक, प्लस 9x इंटू डी एक्स 1 से लेकर 2 तक, माइनस 8 इंटू डी एक्स 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा, 5x² को जब आप इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा 5x⁴ अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, प्लस है तो प्लस 9 का हो जाएगा 9x² अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, माइनस 8x कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 5, इस 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे या 9 है तो इसको बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकालेंगे और सिर्फ वेरिएबल का लिमिट यहाँ पे दिया होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी निश्चित है। तो वेरिएबल का यहाँ पे लिमिट दिया 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे भी 1 से लेकर 2 तक। तो अब तुम्हें देखो क्या मिल जाएगा, 5, एक बार यहाँ पे x की जगह पर 2 रखोगे तो मिलेगा 2 का क्यूब, माइनस फिर यहाँ पे रखोगे 1 तो 1 का क्यूब अपॉन, देखो कितना 3 है तो हो गया 3, प्लस यहाँ पे देखते हैं 9 इन ब्रैकेट x है तो x का होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लिख लिया, 8x है तो हम लिख लेते हैं 8x की जगह पे एक बार 2 फिर माइनस 1। जब हम यहाँ पे वैल्यू को लिख लेते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तब ये लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना मिल जाएगा 5, इधर मिल जाएगा 8 - 1 अपॉन 3 प्लस 9 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 8 इंटू 1, तो मिल जाएगा 5 इंटू 7/3 प्लस 9 इंटू 3/2 माइनस 8 1 जा 8 हो गया, 5 7 जा 35 अपॉन 3 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 2 माइनस 8। ठीक है, इस पूरे टर्म को जब आप कैलकुलेट करेंगे देखिए कितना मिल जाएगा, 35 to 70 हो गया। फिर इधर मिल जाएगा आपका 81 माइनस 8 में 6 से मल्टीप्लाई कर लो 48। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1 8 7 15 हो गया माइनस 48 अपॉन 6, और जब इसको आप घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 103 मिल गया बटे 6, यानी कि हमें टोटल आंसर मिल गया इसका 103/6। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक निश्चित वैल्यू मिल रहा है, एक डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है।
तो ये दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जनरली हमारा जो फिजिक्स है, कह सकते हो जो क्लास 11th के जो डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशन को करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी टर्म को। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।